Hello dear TYPSC microbiology students. So today in this lecture we are going to learn about the hematopoiesis, in which we are going to study the first type of hematopoiesis, which is erythropoiesis. So in the last lecture we have seen the basic concepts about the hematopoiesis, the definitions, then the types, the which cells are formed using the hematopoiesis, which type of lineages are present. We have learned and we have taken the basic idea about it. Now in this PPT lecture we are going to study brief about the RBC formation or about the erythrocyte formation, which is also called as erythropoiesis. So now before going to the erythropoiesis or the major RBC formation process, we need to learn about the lineages, then the what factors are responsible for the erythropoiesis. We need to take idea about it. So starting with the lineages. So मैंने आपको कल भी बताया था कि lineages का मतलब होता है एक ब्रांच, मतलब कि हम अगर ट्री डायग्राम आपने कभी देखी होगी तो अभी यहाँ पे भी देखो, आप एक टी डायग्राम है, मतलब लीनिएजेस से आपको 3 डिविजन्स दी गई है, इरिथ्रॉइड, लिम्फॉइड, माइलॉइड। तो ये जो लीनिएजेस से जो 3 डिवीजन होती है, जो 3 डिविजन्स है, उनको लीनिएज कहा जाता है। मतलब किसी चीज़ की फैमिली हो, किसी चीज़ का हम कह सकते हैं कैटेगराइजेशन हो, या फिर उसकी जनरेशन हो नेक्स्ट वाली, उसको हम लीनिएजेस बोलते हैं। सो यहाँ पे 3 टाइप के लिनिएजेस होते हैं। मतलब जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है ना, उसके 3 लिनिएजेस होते हैं। मतलब कि वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल किन तीनों सेल्स में डिवाइड होती है, किन तीनों टाइप में डिवाइड होती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ पे 3 टाइप के लिनिएजेस है, इरिथ्रॉइड लिनिएजेस, लिम्फॉइड लिनिएजेस एंड दी माइलॉइड लिनिएजेस। सो इरिथ्रॉइड का नाम है इरिथ्रॉइड, मतलब वहाँ पे बस इरिथ्रोसाइट ही सिंथेसिस हो गया, तो आरबीसी हम कह सकते हैं, उनका नाम ही इरिथ्रोसाइट है। तो आरबीसी की सिंथेसिस या इरिथ्रोसाइट की सिंथेसिस जो है वो इरिथ्रॉइड लिनिएजेस के थ्रू होती है। लिम्फॉइड लिनिएजेस में लिम्फोसाइट मतलब टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, या तो फिर थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट नेचुरल किलर सेल, इन तीनों की सिंथेसिस हो तो वो लिम्फॉइड लिनिएजेस हम कह सकते हैं। एंड माइलॉइड लिनिएजेस का मतलब है इनके अलावा जो सेल बची है, बेसोफिल्स है, ग्रैन्युलोसाइट्स है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसीज है, ल्यूकोसाइट हम उनको बोलते हैं। तो ये तीनों की या फिर इन सेल को हम किस में कैटेगराइज करते हैं? माइलॉइड लिनिएजेस में। मतलब ये माइलॉइड लिनिएजेस से ही फॉर्म होती है ये सेल। तो अभी मैंने आपको बोला कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है या कोई भी स्टेम सेल हो, तो वो डिफरेंट बॉडी टाइप में बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है वो स्टेम सेल। तो उसको जो है कुछ तो सिग्नल मिलता होगा ना, जिससे उसको पता चलता होगा कि अब हमको ये वाली सेल फॉर्म करनी है, हमको ये वाली सेल को बनाना है। तो ये जो सिग्नलिंग होता है, ये जो उसको बोला जाता है कि उनको किस सेल में या किस न्यू स्ट्रक्चर में फॉर्म होना है या कन्वर्ट होना है, वो फैक्टर या वो चीज़ जो है वो किसी प्रोटीन के थ्रू होती है। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को होने के लिए आप कुछ सिग्नल देते हैं, तो ये सिग्नल ही है जो रिस्पॉन्सिबल है मेजरली, वो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को बताते हैं कि अभी ये ख़त्म हो गई ये सेल, तो आप अभी ये बनाओ। मतलब हमको पता है कि सेल्स के एक डेफिनाइट लाइफ टाइम होती है, लाइफ साइकिल होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर आरबीसी की ले तो वो 120 डेज जीती है। देन अगर हम डब्ल्यूबीसीज का या सॉरी प्लेटलेट्स का अगर हम एग्जांपल ले तो वो 10 डेज तक अलाइव होती है, उसके बाद वो डेड हो जाती है। मतलब हमें उसका कोटा पूरा करना है, तो इसके लिए हमको नई सेल्स बनानी पड़ेगी। मतलब हमारे जो आरबीसीज का काउंट है, फॉर एग्जांपल आरबीसी की हम ले तो अबाउट 4.6 मिलियन रहती है इन पर एम ब्लड। तो वो जो आरबीसी का काउंट है ना, वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। वो कौन तय करेगा या कौन जो है अश्योर करेगा वो चीज़? दिस इज़ हेमेटोपोएसिस। और उनकी स्पेसिफिकली अगर हम बोले आरबीसीज का तो इरिथ्रोपोएसिस। तो अभी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल को हमको सिग्नल देना है कि अभी भाई तुमको ये सेल में फॉर्म होना है। तो ये जो
सिग्नलिंग प्रोटीन्स है या मॉलिक्यूल्स है वो होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। तो अगर हम हेमाटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स की बात करें जो ब्लड सेल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल के डिवीजन में रोल प्ले करते हैं, वो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो ऐसे प्रोटीन्स होते हैं कि वो बोन मैरो में जाएंगे। अभी ना आपको एक आइडिया देती हूँ कि RBCs देन WBCs वगैरह उनकी फॉर्मेशन की साइट जो है ना, मतलब कहाँ पे वो फॉर्म होंगे, लोकेशन जो है ना वो डिफरेंट होती है। RBCs, WBCs, प्लेटलेट, ये तीनों के तीनों जो है बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। लिम्फोसाइट हमें पता है लिम्फॉइड ऑर्गन में फॉर्म होते हैं, लिम्फ नोड लो या बोन मैरो लो आप, या तो फिर थाइमस में मैचुरेशन होता है, या तो बोन मैरो में भी मैचुरेशन होता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखो। देन अदर देन दैट हमारे अकॉर्डिंगली कि हमारी स्टेज ऑफ लाइफ क्या है, मतलब हम फीटस की बात करें तो वो वहाँ पे अलग ऑर्गन होते हैं जिनमें हेमाटोपोएसिस होगा। अगर हम अडल्ट की बात करें तो उनमें अलग ऑर्गन्स में हेमाटोपोएसिस होगा। तो ऐसी चीज़ें भी मैटर करती है। ऑर्गन एज मैटर करता है, इन्फेंट है या अडल्ट है, देन कौन सी सेल फॉर्म करनी है, इसके अकॉर्डिंगली जो है बॉडी ऑर्गन्स में वो सेल प्रेजेंट रहती है, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स, और वहाँ पे वो डिवीजन करेगी। अगर हम स्पेसिफिकली RBC की बात करें तो RBC जो है वो बोन मैरो में फॉर्म होती है। तो अभी हेमाटोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स बोन मैरो में जाएंगे, वहाँ पे वो सिग्नलिंग करेंगे हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को कि वो अभी RBC को बनाए या RBC को फॉर्म करे, क्योंकि किसी इंजरी के थ्रू या फिर नेचुरल जो हम प्रोसेस बोलते हैं उसके थ्रू अगर काउंट इधर उधर हो गया तो उसका बैलेंस करने का काम ये स्टेम सेल करती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। तो फर्स्ट वन इज द इरिथ्रोपोएटिन फैक्टर। तो अभी इरिथ्रोपोएटिन यानी कि EPO, ये फैक्टर, इसका नाम ही इरिथ्रोपोएटिन है, मतलब इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन या तो RBC फॉर्मेशन में इसका रोल है। तो वो कैसे, ये जो है इरिथ्रोपोएटिन वो किडनी में प्रेजेंट रहता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। वो ऑब्वियसली अभी उसका नाम ही इरिथ्रोपोएटिन है, मतलब वो इरिथ्रोपोएसिस यानी कि RBC के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, उसका कंट्रोल करने का काम इरिथ्रोपोएटिन करेगा। रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करेगा। रेड ब्लड सेल के प्रिकर्सर्स है जो भी हम अभी स्टेजेस स्टडी करेंगे, इरिथ्रोब्लास्ट हो या वो सब, उसका भी कंट्रोलिंग जो है इरिथ्रोपोएटिन करेगा। देन रिक्वायर्ड फॉर माइलॉइड प्रोजेनेटर टू बिकम इरिथ्रोसाइट, मतलब प्रोजेनेटर मतलब क्या, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल के जो मैंने आपको लिनिएजेस बोले थे उसमें से माइलॉइड लिनिएज जो होता है उसको बताएगा कि उसको इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन करना है। तो ये काम करेगा इरिथ्रोपोएटिन। उसके जैसे ही देयर इज़ वन मोर विच इज़ थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन का नाम थ्रोम्बोपोएटिन है, मतलब प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब प्लेटलेट, या उनको मेगा कैरियोसाइट्स भी बोलते हैं। तो उनका फॉर्मेशन का प्रोसेस का उनको सिग्नलिंग का काम कौन करेगा, थ्रोम्बोपोएटिन, जो जाके हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को बताएगा कि उसको अभी प्लेटलेट फॉर्मेशन करना है। तो ऐसे ही एक और फैक्टर है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो अभी मैंने आपको बताया कि हेमाटोपोएटिन या इरिथ्रोपोएटिन हो या थ्रोम्बोपोएटिन हो, तो वो जाके स्टेम सेल को बाइंड होगा, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को, उसको बोलेगा कि अभी आपको ये करना है, ये सेल बनानी है। तो उस हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल को आगे जाके कुछ डिविजन्स करनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी अपने आप में, क्योंकि अकॉर्डिंगली वो करेगा ना कि उसको RBC बनानी है या उसको WBC बनानी है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप में चेंजेस करेगा। तो दैट चेंजेस are going to take place by using the transcription factors. Transcription factors are responsible to make that hematopoietic stem cell to learn कि अब उसको किस चीज़ में डिवाइड होना है, देन कैसे कैसे डिवाइड होना है, ये सब चीज़ें जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोलेगा। So now we are going to begin our first type of hematopoiesis, or the first blood cell formation, which is RBC formation. It is also called as erythropoiesis. So erythropoiesis को हम क्या बोलते हैं, formation of the RBCs या तो erythrocyte. It is the process of origin, development and the maturation of erythrocyte. और हेमाटोपोएसिस आप कंफ्यूज मत हो जाना, इरिथ्रोपोएसिस स्पेसिफिकली इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन के लिए बोला जाता है। एंड हेमाटोपोएसिस ऑल ब्लड सेल, वो WBCs हो, वो RBCs हो, वो
लिम्फोसाइट्स हो, वो प्लेटलेट्स हो, इन सब की फॉर्मेशन के ओवरऑल प्रोसेस को हेमेटोपोएसिस बोलते हैं। एंड बस आरबीसीज की अगर हम बात करें तो उसको इरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं, या इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन की हम बात करें तो इट इज़ कॉल्ड एज द इरिथ्रोपोएसिस। सो यू कैन सी इन द डायग्राम कि वहाँ पे कौन सी स्टेजेस है जिससे इरिथ्रोपोएसिस होगा। पहले प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है। देन देयर इज बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। बेसोफिलिक क्यों? क्योंकि वो बेसिक डाइसिस्टेन होता है। एंड इरिथ्रोब्लास्ट का मतलब क्या कि ब्लास्ट का मतलब आप याद रखो लार्ज साइज का होगा, अनडिफ्रेंशिएटेड होगा, थोड़े से लंप के जैसे होगा, लार्ज लंप अगर हम बात करें। देन वो जाके पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, मतलब वो हर पॉलीक्रोमैटिक मतलब मल्टीपल कलर्स एब्सॉर्ब करने वाला जो इरिथ्रोब्लास्ट है उसको पॉलीक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं। देन ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट, दैट मीन्स कि वो बस स्पेसिफिकली किसी लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। विजिबल लाइट की आपको पता होगा कि 7 रेज ऑफ लाइट रहती है उसमें, तो इसमें से बस किसी स्पेसिफिक को वो नहीं एब्सॉर्ब करेगा, किसी को करेगा किसी को नहीं करेगा, इसकी वजह से उसको ऑर्थोक्रोमैटिक बोला जाता है। देन उसके बाद रेटिकुलोसाइट फॉर्म हो गया और उसके बाद हमारी मैच्योर इरिथ्रोसाइट फॉर्म हो गया। अभी ये प्रोसेस हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सो नाउ फर्स्टली मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको बस बेसिक आइडिया दी कि इरिथ्रोपोएसिस कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देखो स्टेजेस। तो पहले स्टेम सेल, मतलब हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, तो उसको जो है सिग्नलिंग मिला, तो उसको अभी होना है उसको इरिथ्रोसाइट फॉर्म करना है या इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो हेमेटोसाइटोब्लास्ट का मतलब क्या, वो भी इरेगुलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। स्टेम सेल जो है हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, उसने अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लिया, अकॉर्डिंगली उसको इरिथ्रोपोएटिन जाके बाइंड हुआ तो उसने अपने आप को चेंज कर लिया, तो उसकी वजह से वो कन्वर्ट हुआ स्टेम सेल हीमोसाइटोब्लास्ट में। देन अभी उसको इरिथ्रोपोएटिन बाइंड हुआ है, मतलब वो कमिटेड हुआ है। क्या कमिटमेंट है उसने कि उसको जो है अभी आरबीसी फॉर्मेशन करना है या तो उसको जो है इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन करना है, तो वो कमिटेड सेल हो गई। तो ये कमिटेड सेल को हम बोलते हैं प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मतलब अभी वो इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होने वाली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। देन फर्स्ट स्टेज अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ पे राइबोसोम की सिंथेसिस दी गई है, मतलब राइबोसोम का आपको पता है कि राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। सो नाउ राइबोसोम की सिंथेसिस यहाँ पे होगी ताकि हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन सिंथेसाइज हो, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, राइबोसोम। तो यहाँ पे अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट में राइबोसोम की सिंथेसिस हुई। Then the first second is the hemoglobin accumulation which is taking place in the late erythroblast. That means कि यहाँ पे हमारी जो राइबोसोम है उन्होंने हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर दिया है, और यहाँ पे देखो आप नॉर्मोब्लास्ट में वो फॉर्म हो चुका है। देन नॉर्मोब्लास्ट मतलब उसका नाम ही नॉर्मोब्लास्ट है, मतलब थोड़ा सा उसका साइज़ नॉर्मल है, नॉर्मल आरबीसी से मिलता जुलता साइज़ है, तो इसके लिए हम उसको नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं, जिसका न्यूक्लियस जो है वो इजेक्ट हो रहा है विद द टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन द रेटिकुलोसाइट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पे आपको राइबोसोम दिख रहा, न्यूक्लियस दिख रहा, यहाँ पे नहीं दिख रहा, मतलब आपको पता है आरबीसीज आर नॉट अ न्यूक्लिएटेड सेल, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता। देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इरिथ्रोसाइट। अब ये सब स्टेजेस जो है हम डिटेल में पढ़ने वाले वन बाय वन। तो अभी आप ये बात याद रखो, जो इरिथ्रोपोएटिन आप यहाँ पे देखो स्टेम सेल है, उसको जाके इरिथ्रोपोएटिन बाइंड किया, यहाँ पे रिसेप्टर होगी स्टेम सेल पे, तो उसको जाके इरिथ्रोपोएटिन बाइंड किया, उसने अपने आप को इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट कर लिया। देन उसका माइटोसिस होके जो है एक तो स्टेम सेल में कन्वर्ट हुआ और दूसरा हुआ मैच्योर इरिथ्रोसाइट में। ये सब रोल है इरिथ्रोपोएटिन का। तो साइट ऑफ इरिथ्रोपोएसिस मतलब इरिथ्रोपोएसिस कहाँ ऑकर होता है, मैंने आपको बोला आरबीसी जो है वो बोन मैरो में फॉर्म होती है। बोन मैरो आपको पता होगा ना, बोन मैरो बोन कैविटी में प्रेजेंट रहता है, विच इज़ टिश्यू लाइक बोन के सेंटर में जो कैविटी प्रेजेंट रहती है उसमें जो है बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। तो वो जो बोन मैरो है
अभी फीटल लाइफ में अगर हम बात करें तो बोन मैरो का इतना रोल नहीं होता। तो फीटल लाइफ में अगर हम बात करें तो मेसोब्लास्टिक स्टेज, आपको पता होगा, आपने अगर 12th में स्टडी किया होगा एम्ब्रियो यॉर्क सैक के स्ट्रक्चर्स, तो जब ब्लास्ट का स्टेज आता है तो वहाँ पे यॉर्क सैक में जो है वो इरिथ्रोपोएसिस होता है। अभी बच्चे में या फिर इन्फेंट में भी एरिथ्रोपोएसिस होना इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए वो यॉर्क सैक में होता है। हिपैटिक स्टेज, हिपैटिक ही नाम है, मतलब थोड़ा इन्फेंट बड़ा होगा 2 मंथ तक तो वो यॉर्क सैक में ही होगा, मतलब जब वो इन्फेंट जो है वो यूटेराइन में या यूटेरस में प्रेजेंट रहेगा तब वो प्रोसेस यॉर्क सैक में होगी, इरिथ्रोपोएसिस। और जब वो बच्चा या इन्फेंट हम कह सकते हैं वो थोड़ा थर्ड मंथ ऑफ यूटेरस में 3 मंथ का हो जाएगा, then it will be taking place in the spleen and the lymphoid organs, मतलब स्प्लीन में होगा या तो कुछ और लिम्फॉइड ऑर्गन में होगा। तो आप ये बात याद रखो, इन्फेंट में ये प्रोसेस होता है यॉर्क सैक में अप टू 2 months एंड आफ्टर द 3 month it will take place in the spleen और द अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स। ओके, सो दिस इज अबाउट द इरिथ्रोपोएसिस। कहाँ होता है? अडल्ट में वो होता है बोन मैरो में। तो मेडुलर कैविटी प्रेजेंट रहती है जो बोन में प्रेजेंट रहती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं बोन मैरो, और बोन मैरो में ये इरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस होती है। फिटल लाइफ में यॉर्क सैक एंड द लीवर और द स्प्लीन में होती है। देन टॉकिंग अबाउट द इरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस एक्चुअली कैसे होती है, तो यहाँ पे जो है कमिटेड, मैंने आपको बोला था कि वो जो स्टेम सेल है वो इरिथ्रोब्लास्ट मतलब प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हुई, मतलब वो कमिट हो गई कि अभी उसको आरबीसीज में ही फॉर्म होना है। तो ये जो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है, प्रोजेनेटर हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, तो उसको इरिथ्रोपोएटिन बाइंड होगा। देन वो जो कमिटेड वाली है तो उसके 2 टाइप्स में कन्वर्जन हो गए, लिम्फॉइड स्टेम सेल एंड द कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइड। तो लिम्फॉइड जो है वो तो ऑब्वियसली मतलब अभी कोई फैक्टर उसको बाइंड किया तो उसको क्या कन्वर्ट होना है, उसको क्या बनाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? वो फैक्टर जो उसको बाइंड होगा, ग्रोथ फैक्टर। तो अगर इरिथ्रोपोएटिन बाइंड हुआ तो वो इरिथ्रोसाइट फॉर्म करेगा, और अगर कोई थ्रोम्बोस लिम्फॉइड ऑर्गन का कोई फैक्टर होगा तो वो लिम्फॉइड स्टेम सेल फॉर्म करेगा, या तो फिर हम कह सकते हैं टी सेल बी सेल के फॉर्मेशन का काम करेगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट की, इस कंसेप्ट आप याद रखो। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मतलब क्या? अभी आपने बोला कि मैंने बोला आपको कि स्टेम सेल को जाके कोई फैक्टर बाइंड किया, उसने अपने आप को कमिट कर लिया कि उसको इस सेल में कन्वर्ट होना है। तो अभी वो जो फैक्टर जिसको बाइंड करेगा और जो सेकंड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ना उसके बाद प्रो इरिथ्रोब्लास्ट या जो भी प्रोजेनिटर सेल फॉर्म होगा तो उसको हम बोलते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। उसके बाद ही कुछ प्रोसेस होगी एंड उसके बाद मेन सेल फॉर्मेशन होगी। तो अगर वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई है तो वो इरिथ्रोसाइट फॉर्म करेगी, अगर वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जीएम है तो वो ग्रैन्युलोसाइट या तो फिर मोनोसाइट फॉर्म करेगी, अगर वो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एम है तो वो प्लेटलेट फॉर्मेशन करेगी यानी मेगा कैरियोसाइट का फॉर्मेशन करेगी। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है कि कौन सा ग्रोथ फैक्टर बाइंड हुआ, देन उसने कौन सा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बनाया फर्स्ट उस हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ने, तो वो आगे जाके प्रोसेस करके मेन सेल आरबीसी हो डब्ल्यूबीसी हो उसका फॉर्मेशन करेगा। या अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा पर जैसे जैसे आप आगे स्टडी करोगे आपको समझ आ जाएगा। सो नाउ चेंजेस ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोएसिस। अभी मैंने आपको बोला कि हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है तो उसको कन्वर्ट करना है अपने आप को आरबीसी में या फिर जो भी उसको सेल ब्लड सेल में फॉर्म होना है उसमें। तो उसको हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स का स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा सब स्टेम सेल्स का, वो कहीं पे भी हो, लीवर में हो, स्प्लीन में हो या बोन मैरो में हो, उनका स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा। तो अभी जब इरिथ्रोपोएटिन आगे उसको बाइंड किया तो उसको कुछ तो अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे ना अकॉर्डिंगली कि उसको कौन सा सेल बनाना है, तो वो क्या चेंजेस है वो हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सेल्स ऑफ CFU यानी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई इरिथ्रोसाइट पास थ्रू द different stages and finally becomes the matured RBC and during these stages 4 important changes are noticed। तो अभी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई जब वो फॉर्म होता है ना, जो सेकंड सेल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल से कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई जो है वो फॉर्म होगा
एंड आफ्टर दैट वो 4 चेंजेस जो है वो करेगा, अपने आप में कुछ चेंजेस करेगा। तो पहले क्या होगा, उसकी साइज जो है हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल की थोड़ी सी रिड्यूस होगी, लाइक 25 से 7.2 तक, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया एक्चुअली, 25 माइक्रॉन से 7.2 माइक्रॉन्स तक वो साइज़ थोड़ी रिड्यूस होगी। देन आफ्टर दैट डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब न्यूक्लियाई न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा। उसके बाद जो है वो हीमोग्लोबिन जो है उसका एक्युमुलेशन होगा, मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में। देन चेंज इन द स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म की एज जो एक्टिविटी है वो बेसोफिलिक से जो है एसिडोफिलिक हो जाती है कभी कभी। तो ये सब हम डिटेल में देखने वाले। सो क्या क्या होता है, उसकी साइज जो है वो रिडक्शन होना शुरू हो जाती है, मतलब जो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल है उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई फॉर्म होगा, तो उसकी साइज़ थोड़ी थोड़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। देन न्यूक्लियाई उसका जाएगा, न्यूक्लियोलस जाएगा। देन उसके बाद साइटोप्लाज्म में कुछ प्रॉपर्टी की चेंजेस होगी। तो ये सब जो है वो ऑकर होता है ड्यूरिंग द इरिथ्रोपोएसिस। तो इरिथ्रोपोएसिस के कौन से स्टेजेस है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट इज देयर, देन अर्ली इरिथ्रोब्लास्ट इज देयर, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट एंड रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट। अभी एक एक करके हम ये स्टेजेस देखने वाले हैं। सो फर्स्ट वन इज द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट और द मेगालोब्लास्ट। अब इसका नाम है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, मतलब इरिथ्रोब्लास्ट के पहले का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अब ब्लास्ट का मतलब मैंने आपको बोला थोड़ा लार्ज साइज का होगा, थोड़ा इरेग्युलर उसका शेप होगा, थोड़ा लंप के जैसे दिखेगा, वो बड़ा गोला हम उसको बोल सकते हैं। तो ये जो है इट इज़ डिराइव फ्रॉम कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई, मतलब CFU ई से फॉर्म होगा वो। देन आफ्टर दैट अभी CFU ई क्या है, मतलब हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल विद द इरिथ्रोपोएटिन, ओके। देन उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, ब्लास्ट है मतलब साइज़ ज़्यादा होगी, अबाउट 20 माइक्रॉन्स। न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा लार्ज है, मतलब सेल के साइज़ के जितना ही है, मतलब ऑलमोस्ट सेल को ऑक्यूपाई करने वाला है, इतना बड़ा न्यूक्लियस है उसमें। न्यूक्लियस में 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। रेटिकुलर नेटवर्क है साइटोप्लाज्म में। रेटिकुलर नेटवर्क का आपको पता होगा ना फंक्शन, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना होता है, मतलब लाइक मेश लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें, तो उसको हम रेटिकुलर बोलते हैं। रेटिकुलर मतलब मेश लाइक स्ट्रक्चर। देन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट डज नॉट कंटेन, इसमें Hb प्रेजेंट नहीं है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। देन द साइटोप्लाज्म इज बेसोफिलिक इन द नेचर, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म स्ट्रेन होता है विद द बेसिक डाइज। देन प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो देन सेकंड स्टेज में जाएगा, दैट इज़ अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। तो नॉर्मोब्लास्ट के भी 3 स्टेजेस है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हम पहले देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है सेल जो है इसका मैंने आपको बोला था साइज जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे 20 माइक्रॉन से, यहाँ पे आप देख सकते हो 20 माइक्रॉन साइज है। यहाँ पे साइज डिक्रीज होके 15 माइक्रॉन हुई है, थोड़ी चेंजेस हुए हैं। देन न्यूक्लियाई विल स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियाई जो है वो थोड़ा थोड़ा डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियाई तो पूरा डिसअपियर हो जाएगा। कंडेंसेशन होगा क्रोमैटिन नेटवर्क का, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि रेटिकुलर नेटवर्क है इन द प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, यहाँ पे रेटिकुलर नेटवर्क है, वो यहाँ पे थोड़ा कंडेंस होना शुरू, मतलब ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा क्रोमैटिन नेटवर्क, एक एक ऐसे एक के साथ एक फिक्स होना शुरू हो जाएगा। कंडेंसेशन के बाद वो डेंस हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा हम बोल सकते हैं, उस मतलब वो एक जगह पे अकुमुलेट होना शुरू हो जाएगा। देन द साइटोप्लाज्म जो है वो बेसोफिलिक होता है, यहाँ पे हमने कुछ में यहाँ पे भी बेसोफिलिक है और यहाँ पे भी बेसोफिलिक है। देन द सेल जो है इसकी वजह से अब उसको हम बेसिक इरिथ्रोब्लास्ट भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे साइटोप्लाज्म बेसिक होता है या बेसोफिलिक होता है। देन यहाँ पे देन उसके बाद जो है सेकंड स्टेज इज़ देयर विच इज़ इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। यहाँ पे सेल की साइज 12 माइक्रॉन्स हो जाती है, मतलब वहाँ पे हमने देखी थी 15 से 12 हो जाती है, यहाँ पे हमने देखा था 20 से 15 हो जाती है, और यहाँ पे 15 से 12 हो गई, मतलब और ज़्यादा साइज जो है वो डिक्रीज़ हो गई। सॉरी एक मिनट। सो इन द इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, मतलब नॉर्मोब्लास्ट का सेकंड स्टेज, मतलब सेल अभी नॉर्मल इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होने जा रही है, तो उसका सेकंड स्टेज। तो यहाँ पे 10 to 12 माइक्रॉन उसकी साइज़ हो गई। न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है, बट क्रोमैटिन नेटवर्क और ज़्यादा डेंस हो गया है, और ज़्यादा कंडेंस हो गया है, न्यूक्लियस अभी तक है इसमें। देन हेमोग्लोबिन थोड़ा थोड़ा अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। साइटोप्लाज्म जो है वो ऑलरेडी बेसोफिलिक है, अभी वो जाके लेट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में आ जाएगा, ये सब चेंजेस होने के बाद।
तो सेल की डायमीटर जो है वो अगेन डिक्रीज हो जाएगी 8 to 19 माइक्रॉन्स तक। यहाँ पे 10 to 12 है, यहाँ पे 8 to 9 होगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक से 19 है, तो 8 to 9 तक कन्वर्ट हो जाएगी उसकी साइज़। न्यूक्लियस जो है वो अगेन और ज़्यादा छोटी हो जाएगी, लाइक स्पॉट के जैसे दिखने लगेगी वो। देन हेमोग्लोबिन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि हमें आरबीसी फॉर्म करनी है, उसमें एचबी ज़्यादा होता है, हेमोग्लोबिन ज़्यादा होता है। साइटोप्लाज्म यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो एसिडोफिलिक हो जाती है, इसकी वजह से उसको जो है ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट भी बोला जाता है इस सेल को, बिकॉज वो सब कलर नहीं एब्सॉर्ब कर पाती, कुछ कुछ कलर को एब्सॉर्ब करती है वो सेल, अगर हम उसमें से विजिबल लाइट पास करें तो। देन it is a final in the final stage just before इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ नॉर्मोब्लास्ट, मतलब इसके बाद सेल अभी इरिथ्रोसाइट में बहुत ज़्यादा लाइक मिलता जुलता स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाली, तो ये नॉर्मोब्लास्ट का लास्ट स्टेज है। देन न्यूक्लियस डीजनरेट्स, अभी न्यूक्लियस तो डीजनरेट हो गया, डिसअपियर हो गया, यहाँ तो कम्प्लीटली न्यूक्लियस का डिसअपियरेंस हो चुका है। पिछले में हमने देखा कि वहाँ पे न्यूक्लियाई डिसअपियर हो चुका था, यहाँ पे न्यूक्लियस भी हो गया। देन आफ्टर दैट उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पाइकाइनोसिस। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको अगर याद रखना है तो जो डिसअपियरेंस होता है न्यूक्लियाई का उसको पाइकाइनोसिस बोलते हैं। देन रेटिकुलोसाइट लास्ट सेकंड स्टेज है ये। तो यहाँ पे जो है इमैच्योर आरबीसी हम उसको कह सकते हैं, मतलब आरबीसी के बहुत पास वाली स्टेज है ये, इसकी वजह से उसको इमैच्योर आरबीसी की स्टेज भी बोल सकते हैं हम। यहाँ पे आरबीसी मतलब मिलता जुलता स्ट्रक्चर है, कम्प्लीटली आरबीसी नहीं है बट आरबीसी जैसा ही है, तो इसके लिए इसको इमैच्योर आरबीसी बोलते हैं। थोड़े लार्ज होते हैं बिकॉज साइज अभी स्टेज के साथ डिक्रीज होता जाता है। देन साइटोप्लाज्म जो है रेटिकुलर नेटवर्क मतलब मेश लाइक नेटवर्क साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है जो कंडेंस हो चुका है। देन आफ्टर दैट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेटिकुलर नेटवर्क इट इज़ कॉल्ड एज रेटिकुलोसाइट। Now why it is called as reticulocyte? उसमें mesh like structure of network is present in the cytoplasm, that is why it is called as reticulocyte. Then last stage of the erythropoiesis इज़ द मैच्योर इरिथ्रोसाइट, मतलब अभी ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पे एक्चुअली आरबीसीज फॉर्म हो गए। तो यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ दैट रेटिकुलर नेटवर्क जो है वो अभी डिसअपियर हो चुका है, क्योंकि ये रेटिकुलोसाइट नहीं है इरिथ्रोसाइट है, तो इसमें रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है। साइज़ और ज़्यादा डिक्रीज हो गई 7.2 माइक्रॉन, अभी ये आरबीसी की साइज़ है, आप याद रखो 7.2 माइक्रॉन्स। देन आरबीसी में एचबी तो बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता आरबीसी में। एंड देन ये सब ओवरऑल प्रोसेस को मतलब प्रोइरिथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोसाइट तक के प्रोसेस को 7 डेज लगते हैं, एंड रेटिकुलोसाइट तक जो है वहाँ तक हमें 5 दिन लगते हैं। मतलब रेटिकुलोसाइट जो है वो मैच्योर्ड इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होगी 2 दिनों के बाद, 2 दिन लगते हैं उसको मैच्योर इरिथ्रोसाइट में फॉर्म होने के लिए। देन रेटिकुलोसाइट टेक्स 2 more days to become the mature erythrocyte और आरबीसी। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुआ है, यहाँ पे समझ नहीं आया कि ओवरऑल प्रोसेस में आखिर हुआ क्या, हमें तो स्टेजेस याद ही नहीं रहे, तो आप ये चार्ट देखो, यहाँ आपको शॉर्ट में क्या लिखना है या क्या समझना है किस स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे आप समझ सकते हो और अच्छे से। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वन इज़ द प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, मतलब राइबोसोम का प्रेजेंस है यहाँ पे जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट रहता, रेटिकुलर साइटोप्लाज्म रहता। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में फर्स्ट डिसअपियरेंस होगा न्यूक्लियोलाई का, न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में हेमोग्लोबिन अपेयर होना शुरू हो जाएगा, रेटिकुलेट नेटवर्क और ज़्यादा डेंस होता जाएगा, कंडेंस होता जाएगा। लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस भी डिसअपियर हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट में रेटिकुलर नेटवर्क अगेन अपेयर होगा थोड़ा कंडेंस फॉर्म में। एंड मैच्योर आरबीसी में तो रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं रहता, ना ही उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। एंड जो आरबीसी का शेप अगर आपको पता होगा वो बाई कॉन्केव या ओवल शेप की होती है। तो ये इवेंट्स है जो आपको ओवरऑल याद रखने की किस में क्या होता है। एक बात आप कॉमन याद रखो कि सब में स्टेज बाय स्टेज साइज जो है वो इरिथ्रोब्लास्ट की जो साइज़ है वो डिक्रीज होती जाती है। एंड फाइनल साइज़ क्या याद रखनी है आपको, 20 से लेके 7 माइक्रॉन तक साइज़ डिक्रीज हो जाती है। एंड फाइनल आरबीसी की साइज़ कितनी है 7 माइक्रॉन्स। तो यहाँ पे हमारी इरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस ख़त्म होती है। यहाँ पे 4 स्टेजेस हमने 5 स्टेजेस हमने देखे,
उसमें भी बहुत डिटेल्ड है कि कौन से स्टेजेस के कौन से सब टाइप भी है। तो नॉर्मोब्लास्ट के भी हमने 3 टाइप्स देखे, प्रो नॉर्मोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, देन नॉर्मोब्लास्ट एंड दी एंड नॉर्मोब्लास्ट। तो यहाँ पे आप देखो, ये डायग्राम अगर आपने ठीक से देखी तो आपको ओवरऑल प्रोसेस समझ आ जाएगी कि कहाँ पे न्यूक्लियस गायब होता है, कहाँ पे साइटोप्लाज्म की कंडेंसेशन होती है, कहाँ पे इरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन होता है, साइट जो है वो डिक्रीज होते जाते हैं, कौन से स्टेज को क्या नाम देना है। ये डायग्राम आप अच्छे से देखो और आपको समझ आ जाएगी। I hope you have understood the process of erythropoiesis. If not, please do comment in the comment section. And thank you. In the next lecture, we are going to learn about the new process of the hematopoiesis. For now, thank you.